प्रत्यावर्ती धारा के लेशन में अब तक आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा का आपको प्रभावी मान चाहिए तो उसके लिए उसको आपको बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में ब्रेक करना है, सभी करंट्स का स्क्वायर करना है। हर टाइम इंटरवल की जो करंट है उसका स्क्वायर करोगे, उसका माध्य निकालोगे और उसका मूल निकालोगे। मतलब साफ है कि अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान चाहिए, उसकी इफेक्टिव वैल्यू चाहिए, तो आपको धारा का वर्ग, माध्य, मूल मान निकालना पड़ेगा, जिसे हम अंग्रेजी में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कह सकते हैं। और आज हम लोग उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वैल्यू। आपको याद होगा ये जो इफेक्टिव वैल्यू थी इसके हमने कई सारे नाम रखे हुए थे। इफेक्टिव वैल्यू भी इसको कहते हैं, IE से भी रिप्रेजेंट करते हैं। RMS वैल्यू भी कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तीसरा नाम वर्चुअल वैल्यू भी रखा गया था, आभासी मान भी इसको कहा जाता है। तो आज हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आप सोचोगे तो फिर लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने सिर्फ ये पता लगाया था, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी और डेफिनेशन से हमने ये पता लगाया कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान चाहिए तो आप क्या करेंगे। कुछ हमारी बात सुन रहे हैं आप? क्या मैंने बोला? लास्ट क्लास में हमने प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन पढ़ी और उससे हमने ये पता लगाया कि अगर आप प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, वो हमने केवल लास्ट क्लास में पढ़ा है। उसका एक डेफिनेशन पढ़ी, उसका प्रिंसिपल पढ़ा बस। और वहां से हमको पता चला कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रभावी मान के लिए आपको धारा का वर्ग, माध्य, मूल मान निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा ये पता लगा केवल, तो वो केवल डेफिनेशन और उसका प्रिंसिपल था बस। पर अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान कितना होगा आखिरकार। भाई अभी यही तो पता चला ना कि प्रभावी मान चाहिए तो आप वर्ग, माध्य, मूल मान निकाल लीजिए, पर वो कितना होगा इसका जवाब अभी तक नहीं मिला हमें। तो यही चीज आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसीलिए हेडिंग है कैलकुलेशन। तो कैसे कैलकुलेट करना है? बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया गया था वर्क से निकालेंगे, तो वर्क से इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ग्राफ आप जानते ही हैं AC का, अगर ये टाइम एक्सिस है तो ग्राफ इस तरीके से करंट चेंज होती है। ये पॉजिटिव करंट है, नेगेटिव करंट है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है प्लस I0 और ये करंट की मिनिमम वैल्यू है माइनस I0। अब क्योंकि करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है टाइम के साथ में, तो कैलकुलेशन के लिए वर्क वाला प्रोसेस ही हम यूज करेंगे। पर तरीका क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके लिए यहाँ पर जो टाइम एक्सिस है इस पे हम बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। पूरे इसके एक साइकिल में जितना भी टाइम है उस टाइम को हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। एक टाइम इंटरवल को मैंने मान लिया dt, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो उसको हमने क्या मान लिया? dt, अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल। अब आपके पास तरीका तो ये है कि हर टाइम इंटरवल के लिए वर्क को कैलकुलेट करो और फिर सबको आपस में जोड़ो, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये हम मतलब ऐसे प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगी वो। तो इसके लिए हम मैथ का तरीका यूज करेंगे, कैलकुलस का तरीका। क्या? एक टाइम इंटरवल में किया गया वर्क निकाल देंगे और उसको पूरे टाइम इंटरवल के लिए समाकलन कर देंगे। इससे कैलकुलेशन होके हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो आप दो तरह से कर सकते हो। पहला, जितने भी टाइम इंटरवल्स में आपने इसको डिवाइड किया है, हर टाइम इंटरवल पर किया गया कार्य निकालो, फिर सबको आपस में जोड़ो। लेकिन ये तो नहीं कर सकते, तो असंख्य टाइम इंटरवल बनेंगे, dt 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 बनाने जाएंगे तो, इसलिए ये प्रैक्टिकली हम ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम dt टाइम इंटरवल के लिए, एक समयांतराल dt के लिए
प्रत्यावर्ती धारा को कितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क निकाल देंगे, और उसके बाद पूरे एक साइकिल के लिए, पूरे एक चक्कर के लिए हम उसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा की पूरी एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया गया कार्य हमको मिल जाएगा। ये हम प्रोसीजर यूज करेंगे। तो ठीक है, हम इसे कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर करेंगे प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल dt में किया गया कार्य, तो उस कार्य को भी हम क्या लिखेंगे, dw, क्योंकि बहुत छोटे समयांतराल में वर्क निकाल रहे हैं तो dw, और कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, I² RT। हमने इतने छोटे छोटे टाइम इंटरवल में इसको डिवाइड कर लिया कि मान लिया कि एक टाइम इंटरवल में जब ये करंट होती है तो इसमें बदलाव नहीं आता। इतना छोटा सा टाइम है कि इस टाइम इंटरवल में करंट में कोई चेंज नहीं आता, और वो करंट एक टाइम इंटरवल के लिए सेम रहती है। उसको हमने माना I, तो I² R, और समय कितना है, dt। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूरे एक साइकिल में किया गया कार्य चाहिए। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूरी एक साइकिल का मतलब पूरे एक चक्र में, पूरी एक साइकिल में किया गया कार्य, और उसको हम W से लिख देंगे। ये अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल dt में किया गया कार्य है। आपको पूरी एक साइकिल में किया गया कार्य अगर चाहिए तो इस वर्क डन को पूरी एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, पूरी एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर दो, मतलब स्टार्ट कहां से हुआ, t बराबर 0 से, और पूरी एक साइकिल पूरी कब हो जाएगी, जब t की वैल्यू एक आवर्तकाल के बराबर होगी, कैपिटल T। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। पूरी एक साइकिल के लिए समाकलन करना है ना, तो पूरी एक साइकिल स्टार्ट कहां से होगी, 0 से, और कंप्लीट कब हो जाएगी, जब कैपिटल T टाइम बीत जाएगा। अगर आवर्तकाल कैपिटल T है तो आवर्तकाल अगर 10 सेकंड होगा तो 0 से 10 सेकंड के बीच हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। आवर्तकाल 20 सेकंड है तो 0 से 20 सेकंड के बीच हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। बट फॉर वन कंप्लीट साइकिल वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस dw, और उसके बाद आपको प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा पूरे एक चक्र में किया गया कार्य मिल जाएगा। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है बस। अब हमें नमस्ते, इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ dw की जगह पर क्या लिखोगे आप, I² R dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ मैंने यहां बनाया है, और आप तो जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो समय के साथ लगातार बदलता है, अपने बदलाव को वो रोक नहीं सकता, लगातार बदलना ही है उसको। ये नहीं हो सकता कि अच्छा बीच में 2 सेकंड थे जब वो नहीं बदला था, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और उसका हमने एक इक्वेशन भी पढ़ा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का। क्या इक्वेशन पढ़ा गया है, I0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी है। तो हम इस I की जगह वो वैल्यू अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ I²
स्क्वायर करिए, उसका क्या मिलेगा बताओ? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई स्क्वायर की जगह पर आ गया, आर की जगह पर आर और डी टी की जगह पर डी टी। ठीक है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वर्क डन बाई एसी इन कंप्लीट वन साइकिल। पूरे एक चक्र में किया गया कार्य चाहिए मुझको। अगर आधे चक्र में किया गया कार्य चाहिए होता तो क्या करते? सेम चीज यूज करते, बस 0 से t/2 रखते उसको। समझ आ रहे? दो चक्कर में किया गया कार्य चाहिए तो 0 से 2t तक कर दीजिए, या इसको निकाल के इसका डबल कर दो। ठीक है, सॉल्व करना है तो अब करना ये है, इसमें आई नॉट और आर। आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा है, और अधिकतम धारा कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। दो प्रकार की करंट अभी तक आप पढ़ रहे हो, देखो मुझे लगता है 3 करंट अब पढ़ चुके हैं आप। एक कौन सी करंट? प्रत्यावर्ती में ही आप देखो, एक करंट जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका नाम हमने लिखा था प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान, पीक वैल्यू ऑफ एसी, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। एक तो ये वाली करंट आप पढ़ रहे हो। एक करंट का नाम वो है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो इफेक्टिव करंट, आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। एक तो ये वाली करंट है। एक तीसरी करंट आप पढ़ रहे हो जो ये आई है, इसको हम बोलते हैं, लास्ट टाइम लिखा भी हमने, कि किसी समय t पर प्रत्यावर्ती धारा का मान, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक धारा, तत्कालिक धारा भी बोल सकते हो, अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, शिखर मान। इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान मतलब किसी भी क्षण अगर करंट चाहिए तो फिर ये वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आप प्रत्यावर्ती धारा का मान किसी भी क्षण चाहते हैं तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये नहीं निकालना आपको। तो आई तात्क्षणिक धारा है। एक्चुअली एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रत्यावर्ती धारा के लेसन में एक और प्रकार की करंट आप पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं मीन करंट, औसत धारा या माध्य धारा उसको कहा जाता है। लेकिन ये अब आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज हम उसको भी कैलकुलेट करते थे। मीन कैसे निकालते हैं, माध्य औसत कैसे निकाला जाता है? सबको जोड़ो और उसका मतलब जितने पार्ट हैं सबसे डिवाइड कर दो। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आधे समय तक ये करंट कैसी होती है? पॉजिटिव डायरेक्शन पे, और बाकी आधे समय तक। अब अगर पूरे एक चक्कर के लिए हम औसत धारा निकालने जाते तो मान इसका 0 आ जाता। कैसे? समझ गए अब आप? क्यों? औसत धारा के लिए क्या करना रहता है? सबको जोड़िए और जितनी करंट है सबसे क्या कर दो? भाग दे दो। तो आधे समय तक पॉजिटिव रहेगी, आधे समय तक नेगेटिव रहेगी। तो जब आप जोड़ने जाओगे तो आधी करंट्स पॉजिटिव हैं और आधी करंट्स वैसी ही वैल्यू की, कैसी है? नेगेटिव। जब जोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगी? इसलिए पूरे एक चक्र के लिए धारा का जो औसत या माध्य मान होता है ना, वो 0 रहता है। पूरे एक चक्र के लिए धारा अथवा धारा का औसत अथवा माध्यमान कैसा होता है? 0। तो फिर हम माध्यमान आधे चक्र के लिए निकालते हैं, पूरे चक्र के लिए नहीं निकाला जाता। पर एनसीईआरटी में है नहीं तो हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो एक वो भी करंट आपको पढ़ने का मौका मिलता। फिलहाल आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, ये फिक्स रहती है। आर सर्किट का रेसिस्टेंस है, आप उससे जो भी डिवाइस चलाओगे उसका रेसिस्टेंस बीच में बदलेगा तो नहीं ना, तो आर भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो इन दोनों को हम चाहें तो इस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। इस तरह से W की वैल्यू क्या मिलेगी? आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, ये बाहर आ जाएगा। अब अंदर में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ
साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना है हमको, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इसका तो डायरेक्ट कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, मुझे इसे कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से इसको इधर लेते आइए और इसको उधर भेज दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, या बनी रहने दीजिए इतनी, आप एक काम कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इतने में। और 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जब हम 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, तो हम 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। लिख देते हैं, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, साथ में डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। अब आगे का कैलकुलेशन, अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं उसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप dt को इंटीग्रेट करोगे या dx को इंटीग्रेट करोगे, तो dt को इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? t। क्यों आएगी, कैसे आएगी, सब मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, या अगर dx के सापेक्ष कर रहे हो तो x के सापेक्ष cos x का इंटीग्रल आता है sin x। लेकिन अगर इसी में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे cos nx हो जाए, तो उस वक्त इसकी वैल्यू आती है sin nx अपॉन n। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं की जरूरत हमको पढ़ने वाली है। और मैंने बताया कि क्यों आया, कैसे आया, ये सब मैथमेटिक्स में आप इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले तो ये नोट कर देते हैं हम, W इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर इंटू आर बाई 2। इसको इंटीग्रेट करोगे, 1 को इंटीग्रेट करना है, मतलब dt को अंदर ले जाओगे, dt को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा dt, और dt को इंटीग्रेट करना है तो कितना आ जाएगा t, माइनस cos 2 ओमेगा t को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो cos nx का होता है sin nx अपॉन n, तो cos 2 ओमेगा t का क्या होगा, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, t के साथ जो नंबर है वो अपॉन में आ जाएगा, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फ्रॉम 0 टू t। इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेट कर चुकेंगे आप फंक्शन को, उसके बाद ये लिमिट्स राइट साइड पे लिखी जाएंगी। ब्रैकेट लगा के ये 0 टू t लिमिट, 0 टू t लिमिट जो भी लेफ्ट साइड पे लिख रहे थे उनको अब हम राइट साइड पे पहुंचा देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि ये लिमिट्स अप्लाई करी जाएंगी। लिमिट्स अप्लाई करने का मेथड क्या है, आप जहां जहां पर t दिखाई दे रहा है वेरिएबल, जहां जहां पर ये वेरिएबल t आपको दिखाई दे रहा है, पहले इस t की जगह पर अपर लिमिट लिखा जाएगा, माइनस फिर जहां जहां t दिख रहा है उसकी जगह पर लोअर लिमिट लिखी जाएगी। तो देखिए कैसे होगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, सबसे पहले इसकी जगह अपर लिमिट लिखिए, तो कैपिटल T माइनस
साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, फिर माइनस का निशान लगा देंगे। अब जहां जहां यहां टी आया है उन्हीं जगहों पर अब हम लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो इस टी की जगह पर क्या लिखेंगे? 0 माइनस साइन, बेटा जब टी की जगह 0 लिखोगे तो ये 0 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा? 0, यहां पर 2 ओमेगा, और क्योंकि अपर और लोअर दोनों लिमिट्स यूज हो चुकी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, पहले सब जगह टी की जगह अपर लिमिट माइनस, इन्हीं सब टी की जगह लोअर लिमिट लिख देंगे। W इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर R बाई 2। सॉल्व करिए अब इसको। ये तो t लिखा हमने माइनस साइन 2 ओमेगा का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता है ओमेगा की वैल्यू? 2 पाई बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, जहां टी आवर्तकाल है। तो साइन 2 ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई टी, फिर इसकी जगह पर कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, ये 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? कहने का मतलब यूं कि इस जो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर आने वाला ये सर्कुलर ब्रैकेट पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसका मान 0 हो गया। देखो अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने में t से t कैंसिल, t से t कैंसिल हो गया, फिर ये क्या बचा? 2 2 4, साइन 4 पाई। साइन 4 पाई का मान, साइन 0 का मान 0, एक चक्कर के बाद 2 पाई पे यहां आएंगे, उसका भी मान 0, फिर एक चक्कर लगाएंगे 4 पाई यहीं पर आएंगे, फिर उसकी वैल्यू 0। तो साइन 4 पाई का मान भी कैसा होता है? जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। फिर तो ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, ये अब 0 हो जाएगा, तो अंदर से कौन आएगा? केवल बाहर t। तो ये फॉर्मूला आया आई नॉट स्क्वेयर R बाई 2 इंटू टी। ये हमने क्या निकाल लिया? प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा पूरे एक चक्कर में किया गया कार्य। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पूरा एक चक्कर प्रत्यावर्ती धारा का कितनी देर में लग रहा है? कैपिटल टी टाइम में। तो इतने ही टाइम में दिष्ट धारा के द्वारा किया गया कार्य निकालिए फिर तो। ठीक है, इतने ही समय कैपिटल टी में दिष्ट धारा के द्वारा किया गया कार्य, जितना टाइम हमने प्रत्यावर्ती धारा को दिया है उतने ही टाइम हम दिष्ट धारा को दे रहे हैं। और अब देखना है कि इसके द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा। उसके लिए तो आप फॉर्मूला जानते हो, आई ई स्क्वेयर आर टी। आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है, पर इफेक्टिव करंट इसमें यूज करेंगे, और रेजिस्टेंस वही, जो सर्किट वही लगाया मैंने, टाइम उतना ही दिया है हमने। तो दिष्ट धारा के किया गया कार्य ये आ गया, जहां पर आई ई क्या चीज है बताओ? प्रभावी धारा। दिष्ट धारा की वो वाली वैल्यू जो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के बराबर के समय में उतना ही काम करती है जितना प्रत्यावर्ती धारा करती है, तो वो प्रभावी धारा आई ई है। ठीक है, अब डेफिनेशन के मुताबिक प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया गया कार्य और दिष्ट धारा किया गया कार्य दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। तो यहां लिख देंगे परिभाषा के अनुसार दोनों के द्वारा किए गए कार्यों को बराबर करिए। दिष्ट धारा द्वारा किया गया कार्य कितना है? आई ई स्क्वेयर आर इंटू टी, और दिष्ट धारा के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा किया गया कार्य कितना है? आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। ठीक, इसे कैलकुलेट कर लो।
आर टी से आर टी कैंसल, आई ई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, देन व्हाट विल बी आई ई इक्वल टू, आई ई विल बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। देखो आई ई स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर बाई 2 है, तो आई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट तो आई नॉट हो जाएगा, 2 के लिए अंडर रूट 2 हम नोट कर देंगे। कुछ समझ में आया आपको? अब ये प्रभावी मान देखिए, अब मिला प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें थोड़ा सा याद करिए ये क्या चीज है। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, इसका मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा का जितना अधिकतम मान होता है उसमें अगर आप अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके बराबर वैल्यू मिलेगी प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान जो होगा। तो बताइए प्रभावी मान अधिकतम धारा से कम होता है, ज्यादा होता है या उसी के बराबर होता है? प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रभावी मान होगा वो शिखर मान से कैसा होगा, कम होगा। अगर एक काम और करें, अगर आप रूट 2 की वैल्यू लिख दोगे, अंडर रूट 2 की अगर आप वैल्यू लिख देते हैं 1.414 और फिर उस समय इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी एक वैल्यू और आ जाती है, आई ई इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। अगर आप अंडर रूट 2 का मान लिख देंगे, इसका मतलब साफ है कि आई नॉट से आई ई का मान कम होता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रभावी मान होगा वो उसके शिखर मान से हमेशा ही कम आएगा। ठीक है, तो ये हमने पता लगाया कि प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रभावी मान होता है वो कितना होता है। एक्चुअली आज हमें पता लगा शिखर मान का 1/√2 टाइम्स होता है बस। तो शिखर मान अगर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अगर 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर, तो उसका प्रभावी मान लगभग कितना होगा, 7 एम्पियर के आसपास। देखो इसको मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखाऊं। करंट का ग्राफ आप बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे। ये प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान है, ये है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट। और प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रभावी मान होता है वो आई नॉट से छोटा रहता है। छोटा रहता है मतलब लगभग यहां पर आएगा। कितनी वैल्यू उसकी होगी, अगर ये आई नॉट है तो ये 0.7 आई नॉट होगी। अगर ये पूरी की पूरी 10 एम्पियर है मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर ये 7 एम्पियर के आसपास मिलेगी आपको, 7.07 एम्पियर, लगभग 7 एम्पियर मिलेगी। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है तो प्रभावी मान कितना होगा, 7 एम्पियर के आसपास का होगा। ये वैल्यू अब हमको पता चली। देखे तो वो जो पता चला था जिससे हमने निकाला था √I1² + I2² डॉट IN² अपॉन n, वो केवल डेफिनेशन थी, वो केवल प्रिंसिपल जो कि आपको बताता था कि अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान चाहिए तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करो। लेकिन कैलकुलेट करो तो कितनी आएगी ये वहां पता नहीं चली थी, ये आज हमको पता चली है। आई ई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और याद रखिए कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान शिखर मान से हमेशा कम होता है। शिखर मान का 0.707 टाइम्स होता है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान आपने कैलकुलेट कर लिया है। देखिए आई ई की वैल्यू कितनी मिली आपको, आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, प्रभावी धारा को ही और नामों से क्या जानते हैं, आरएमएस करंट। तो कभी कभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई आरएमएस की वैल्यू है आई नॉट अपॉन √2। इसको वर्चुअल करंट भी कहा जाता है। इसलिए कभी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आई वर्चुअल, वर्चुअल एज अ सफिक्स,
तो वो क्या होगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि सारे के सारे नाम एक ही टाइप की करंट के हैं, इसलिए सारे के सारे फॉर्मूले भी सेम रहेंगे। समझ आ रहा है आपको? और एक चीज, क्योंकि ये फॉर्मूला किस चीज का है, करंट का, और करंट बनती किससे, किसकी वजह से है, विद्युत वाहक बल की वजह से। इसलिए विद्युत वाहक बल का अगर कोई हमसे आरएमएस मान पूछेगा, उसका भी आरएमएस वैल्यू यही आएगी। कुछ समझ आ रही है? ये करंट का आरएमएस मान है, आभासी मान है, प्रभावी मान है। अब अगर आप हमसे ये पूछने लगो कि ये तो करंट का प्रभावी मान है, विद्युत वाहक बल का प्रभावी मान कितना होगा, तो क्योंकि करंट बनती ही किससे है, विद्युत वाहक बल के कारण, इसलिए अगर करंट का प्रभावी मान है तो सेम फॉर्मूला किसके लिए आएगा, विद्युत वाहक बल के प्रभावी मान के लिए भी आएगा। सेम फॉर्मूला का मतलब इसी टाइप का। कैसे कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। समझ आ गया आपको? आपको ऐसे पसंद नहीं है कि ये अचानक बिना सॉल्व करे निकाल दिया तुमने, तो सॉल्व कर लो भाई। कैसे? इसमें दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करवा दो, आर का, प्रतिरोध का, आई आर एम एस इंटू आर। आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज, और आई आर एम एस इंटू आर क्या होगा, वोल्टेज आर एम एस। फिर आई नॉट इंटू आर, आई इंटू आर फिर से वोल्टेज, तो आई नॉट इंटू आर ई नॉट बन जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज। तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, आप वहीं से आप जा सकते हो। तो ये विद्युत वाहक बल की आरएमएस वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हाँ, अब इसमें से कुछ चीजें देखिए, सुनिए ध्यान से। आपने अभी तक बहुत सारी करंट के नाम सुन लिए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा, मुझे लगता है कहीं आप भूल ना जाओ। बताइए इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, बाकी नाम सब जानते हैं आप, शिखर मान, आयाम। आई आर एम एस क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। और आई क्या चीज है, आई है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हालांकि एक वैल्यू और होती है, पर क्योंकि उससे आपको पढ़ना नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, पर क्योंकि जिक्र हो रहा है तो बता दें कि एक तरीके का मीन हम और निकालते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे, उसको आई एम से लिखते हैं, मीन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का औसत अथवा माध्य मान। पर ये हम केवल हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, पूरे चक्र के लिए मैंने बताया 0 होता है उसका मान। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आई एम, चलिए अभी इसकी वैल्यू आती है 2 I0 अपॉन पाई के बराबर इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, वो भी याद रखें आधे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान केवल आधे चक्र के लिए। और प्रत्यावर्ती धारा का पूरे एक चक्र के लिए माध्य अथवा औसत मान कितना होता है, 0। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे एक चक्कर के लिए
प्रत्यावर्ती धारा का पूरे एक चक्कर के लिए माध्य अथवा औसत मान 0 होता है। ठीक, तो इतनी सारी करंट्स अभी तक आपके सामने आ रही हैं। अब एक चीज और, हमारे घरों में पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट सप्लाई होती है, वो कौन सी करंट है? क्या वो डीसी करंट है या वो एसी करंट है? वो एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है। अब प्रॉब्लम ये हमें आई कि अगर पावर हाउस से हमारे घरों में एसी करंट सप्लाई होती है, तो अगर हम अपने घर में एम्पियर मीटर लगाते हैं उस लाइन में, तो वो हमको कुछ करंट दिखाएगी। वो जितनी भी करंट आपको दिखाएगी, वो कौन सी वाली करंट होगी? क्या वो प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान होगा? क्या वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा? क्या वो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है? क्या वो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान है? कौन सा मान हमको उस पे देखने को मिलता है? आपने अपने घर में मोटर लगाई है, मोटर में एक स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर में एक वोल्ट मीटर लगा है, एक अमीटर लगा है। जब आप मोटर ऑन करते हो तो वो दोनों मीटर आपको बताते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है और एम्पियर मीटर आपको क्या बताता है? करंट। तो जब आप दोनों को देखते हो, वोल्ट मीटर और अमीटर को, तो वोल्ट मीटर को तो छोड़ दीजिए, वो कितना वोल्टेज हमारे घर में सप्लाई होता है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है। अब करंट वाला जो मीटर हमको बताता है, वो भी तो कुछ करंट बताता है, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, कुछ करंट हमको दिखाता है अगर आप उसको देखेंगे तो अगर उसने 5 एम्पियर दिखाया, मान लिया 5 एम्पियर शो कर रहा है हमको, तो वो 5 एम्पियर क्या है? क्या वो 5 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू है? क्या वो 5 एम्पियर आरएमएस वैल्यू है? क्या वो 5 एम्पियर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है? क्या वो 5 एम्पियर मीन वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है वो बता सकते हैं? सुनिए मेरी बात, अभी आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं बता सकते हो, मैं आपको बताता हूं। आपके घर की जो एसी लाइन आई हुई है, इसमें जो भी एम्पियर मीटर आप लगाओगे और फिर वो आपको इंडिकेशन देगा कि इतनी एम्पियर करंट है, वो करंट का आरएमएस मान होगा। समझ रहे हैं? प्रभावी मान होगा, वर्चुअल वैल्यू होगी, इफेक्टिव वैल्यू होगी, ये वाला मान होता है। ना तो IM दिखाएगा, ना तो I शो करेगा, ना मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। तो अगर आपके मोटर का जो स्टार्टर है, उसमें लगे एम्पियर मीटर में आपने देखा 5 एम्पियर करंट आ रही है, तो वो 5 एम्पियर क्या है? करंट का RMS मान है, वो करंट का इफेक्टिव मान है, करंट की वर्चुअल वैल्यू है। याद रख लीजिए इस चीज को, आगे बहुत काम आने वाला है ये। अभी समझ रहे हैं? तो बताइए, अगर हमारे घर में एक एम्पियर मीटर हमने लगाया एसी सर्किट में और उसने हमको दिखाया 4 एम्पियर, ठीक है, तो ये कौन सी करंट है? हम किसके बराबर 4 लिखेंगे? आई नॉट बराबर 4 लिखें, आई RMS इज इक्वल टू 4 लिखें, आई M इज इक्वल टू 4 लिखें, या I इज इक्वल टू 4 लिखें? आई RMS इज इक्वल टू 4 एम्पियर लिखेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स में ये स्पेशली कहा जाएगा कि ये करंट का अधिकतम मान है, तो ही आप उसे I नॉट से लिखोगे। स्पेशली ये कहा जाएगा कि ये तात्क्षणिक मान है, तो आप उसे I से लिखोगे। स्पेशली कहा जाएगा कि ये करंट का माध्य मान है, तो IM से लिखोगे। अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत धारा 5 एम्पियर प्रवाहित होती है, कुछ कहा नहीं गया, तो फिर आप क्या लिखोगे? इसको IRMS से लिखोगे। याद रहेगा आपको? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई की जाती है, उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में हाउस होल्ड वायरिंग, जो हाउस होल्ड के लिए ये पावर हाउस से जो आपको बिजली आती है, जो 220 वोल्ट पर आती है। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन उमड़ता है, हमारे घरों में आने वाली करंट
या वोल्टेज की अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की सप्लाई 220 वोल्ट पर की जाती है। लेकिन इसको फिर से देखो, अभी हमने किसकी बात की? करंट की। अब हम वोल्टेज की देखो बात करने लगे। हमारे घर में 5 एम्पियर पर करंट सप्लाई हो रही है, 5 एम्पियर पर वैद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई हो रही है। इसको किसके बराबर लिखा जाए? IRMS। हमने बोला हमारे घर में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई की जा रही है, इसको क्या लिखोगे आप? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई होती है, इसको क्या लिखोगे आप? ERMS। आप ये भी तो सोचो, हम बोल क्या रहे हैं भैया? 220 के बाद एम्पियर थोड़ी लगा रहे हैं, 220 के बाद क्या लगा रहे हैं? वोल्ट। इसका मतलब हम आपको विभवांतर बता रहे हैं, हम आपको विद्युत वाहक बल बता रहे हैं, और उसको कैसे लिखोगे आप? ERMS से। याद रखिए, कहां दिमाग रहता है आपका भाई? ठीक है, तो हमारे घर में 5 एम्पियर पर प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई होती है। बताइए क्या लिखोगे आप? IRMS इज इक्वल टू 5 एम्पियर। हमारे घर में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई होती है, ERMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब फिर से एक प्रॉब्लम मन में आती है कि अगर ERMS का मान, प्रभावी मान अगर वोल्टेज का 220 वोल्ट है, तो हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स हैं, इसमें वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंचती है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? ERMS, RMS मान है, मैक्सिमम तो नहीं है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं। आप एक काम करो, इसको अगर नोट करें तो नोट करिए, नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यही सीखेंगे, हमारे घरों में सप्लाई होने वाले प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो हमारे घरों में सप्लाई होने वाला वर्ग माध्य मूल वोल्टेज जिसे आप ERMS से लिखोगे, वो कितना आता है? 220 वोल्ट पर। और अभी मैंने बताया कि 220 वोल्ट, जितने वोल्ट पर सप्लाई होती है, आपका स्टेबलाइजर जितने वोल्ट बताता है आपके घर में, या वोल्ट मीटर जितना बताएगा, वो ERMS होगा, E0 और E ये सब नहीं होगा। अब हम इसका महत्तम मान निकालना चाहते हैं। अब इसके लिए सूत्र यूज करेंगे हम, ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन √2। तो E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 इंटू ERMS। √2 की वैल्यू 1.414, ERMS आएगा 220 वोल्ट। गुणा करवा दो 0, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 4 जार 88, कैरी 8, 22 1 जार 22 एंड 8 30, कैरी 3, 22 4 जार अगेन 88, 88 एंड 3 91, कैरी 9, 22 1 जार 22 और 9 31। 3 डिजिट्स पर पॉइंट लगाना है, ये आ जाएगा 3 डिजिट पर पॉइंट। इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 311.08 वोल्ट। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज आता है, कहने को वो कितना आता है? 220 वोल्ट पर। याद रखिए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट तक पहुंचती है। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 311 तक होती है। समझ आया? तो ये है
हमारे घरों में सप्लाई होने वाली प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम वोल्टेज। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे हम एक चीज और ग्राफ के बारे में आपको समझा सकते हैं। जैसे थोड़ा सा है, देख लो बस ऐसे ही। ये हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ बनाया, ये टाइम 0, ये T/4, T/2, 3T/4 और यहां पर T। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मैं ईएमएफ का ग्राफ बना रहा हूं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान कितना होता है? 311 वोल्ट। और इधर अधिकतम कितना होगा? -311 वोल्ट। इसका मतलब ये कि हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज आता है वो 0 से लेकर के, पहले 0 से कैसा होगा? 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, दूसरी डायरेक्शन पे। तो 0 से 0 311, 0 311, 0 311, 0 311, इस तरीके से कन्वर्ट होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है। तो मैक्सिमम 311 वोल्ट तक उसकी वैल्यू पहुंचती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि एक जगह पर 2 टर्मिनल हैं और इस पर मैंने एसी सप्लाई दी हुई है। एसी सप्लाई है 220 वोल्ट वाली, और एक दूसरी जगह पर भी ऐसे ही 2 टर्मिनल हैं, या यही 2 टर्मिनल हैं, इस पे हमने डीसी सप्लाई दे दी। और डीसी सप्लाई भी हमने कितनी दी? 220 वोल्ट, 12 वोल्ट नहीं दिया, 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी हमने सीधे। अब आप मुझे बताइए, आप इसको भी टच करके देखेंगे, आपको इसको भी टच करना है, कौन आपको ज्यादा शॉक देगा? किसमें आपको ज्यादा झटका लगेगा? एसी सप्लाई में। डीसी में आपको ज्यादा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके मन में एक चीज भर गई है, क्योंकि डीसी कभी भी 0 नहीं होती, वो लगातार 220 पर चलती है, ये आपके मन में भरा हुआ है। इसीलिए आप कह रहे हो कि डीसी आपको ज्यादा शॉक देगी, पर दिस इज रॉन्ग। एसी आपको ज्यादा शॉक देगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो शॉक लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 220 वोल्ट का ही शॉक लगेगा केवल। समझ रहे हैं? और जब इसको आप हाथ दोगे, इसको आप टच करोगे, तो इसमें 220 कहने को है, बाकी शॉक कितने का लगेगा? 311 वोल्ट का शॉक लगेगा आपको। समझ रहे हैं? Therefore AC is more dangerous than DC। तो इसमें क्या होता है ना, देखने में दोनों 220 वोल्ट ठीक है, पर इसमें आपको जो शॉक लगेगा केवल और केवल 220 वोल्ट का ही लगेगा बस, और 220 वोल्ट का ही शॉक लगेगा। लेकिन एसी में कहने को 220 वोल्ट है, पर शॉक आपको मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक पहुंचेगी? 311 वोल्ट। तो एसी इज मोर शॉकिंग देन डीसी। हम यहां पर लिख सकते हैं AC is more shocking than DC of same voltage। सेम वोल्टेज की डीसी से सेम वोल्टेज की एसी ज्यादा शॉकिंग है, ज्यादा डेंजरस है, आप ये कह सकते हैं। तो कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि एसी और डीसी, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सी करंट होती है? एसी करंट ज्यादा खतरनाक होती है अगर वोल्टेज सेम है। शर्त ध्यान रखिएगा, अब ये मत कर दीजिएगा कि इसको 12 पर रहने दीजिए, इसको 220 वोल्ट, ऐसा नहीं, सेम वोल्टेज दो, फिर देखो कौन ज्यादा खतरनाक है। तो एसी ज्यादा डेंजरस होती है डीसी की तुलना में।
समझ आ रहा है कुछ आपको? ये नोट कर लीजिए आप इसे। आपको याद होगा जब हमने डीसी पढ़ा था तो डीसी का एक सोर्स हमने बनाया था, उसका एक सिंबल बनाया था। जैसे डीसी बैटरी से अगर हमको मिलती है तो हमने सेल या बैटरी का एक प्रतीक बना के रखा है। तो जब भी कभी हम बैटरी फिट करते हैं किसी सर्किट में तो वही प्रतीक हम बना देते हैं उस पर। एसी का प्रतीक हम क्या बनाएंगे, क्योंकि अगर कभी एसी सोर्स हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो इसके लिए क्या सिंबल होगा उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एसी का सिंबल देखो, मैं बताऊं आपको डीसी का सिंबल क्या होता है, याद दिला देते हैं। सिंबल ऑफ डीसी सोर्स, डीसी सोर्स के सिंबल के लिए हम ऐसा बनाते हैं, एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन। लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। और सिंबल ऑफ डीसी सोर्स ये बैटरी या सेल को प्रदर्शित करेगी। और इसका जो प्लस और माइनस होता है ना, इसका प्लस और माइनस फिक्स होता है। अगर ये प्लस है तो ये हमेशा प्लस रहेगा, अगर ये माइनस है तो ये हमेशा माइनस रहेगा। ये स्टेडी करंट देता है क्योंकि मुझे इसकी करंट फिक्स होती है, ये बदलेगी नहीं, चेंज नहीं आता इस पे। एसी का जो सिंबल होता है वो हम कैसा बनाएंगे, सिंबल ऑफ एसी सोर्स। एसी सोर्स का जो सिंबल हम बनाते हैं उसमें, क्योंकि हमने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा का जो टाइम के साथ चेंज है वो टाइम के साथ चेंज इस तरीके का होता है, समय के साथ तो निरंतर प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलता है। तो सर्किट में जब भी कभी हम एसी का सोर्स बनाने जाएंगे ना, हम उसको ऐसा बना दिया करेंगे, ऐसा। ये एसी का सोर्स आप बनाएंगे। इसकी पूरी की पूरी ये वेव ही हमने बना दी एक साइकिल की। तो डीसी सोर्स के लिए हम ये चीज बनाते हैं। एसी सोर्स में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि एसी का प्लस और माइनस लगातार बदलते चला जाता है। एक बार एक डायरेक्शन पे प्लस, अगली बार माइनस डायरेक्शन पे। तो एसी सोर्स में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें अगर ये अभी प्लस है तो ये माइनस, और अगर ये थोड़ी देर बाद ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा सोर्स नहीं बना सकते थे। तो एसी का सोर्स हमने इस तरीके का बनाया कि आगे से कभी भी अगर आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा सिंबल बना मिले तो समझ जाइए डीसी का सोर्स है, डीसी करंट देगा ये हमको। अगर ऐसा सोर्स बनाएं तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या देगा हमको, एसी करंट हमको देगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? और इसके लिए हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी एक चक्कर की वेव ही हमने बना दी। छोटा सा फिगर बना दिया करेंगे और अब सबके मन में बना रहेगा कि ये एसी सोर्स है। ठीक है, तो ये डीसी और एसी सोर्स, आगे कभी भी सोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी हम इसी को बनाएंगे। नोट करिए इसको भी।